हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड साइंस के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसका नाम है अदिश एवं सदिश राशियां। डियर स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट आपको हम बताएं कि आपके सिलेबस के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपको छोटे छोटे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। हाँ, एक माइंड में आपके डाउट आ रहा होगा कि सर आप प्रकाश की यूनिट कवर कर रहे थे, लाइट की, उसको आपने स्किप कर दिया क्या? नहीं, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हम आपके इंटरेस्ट को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि प्रकाश बच्चों का तैयार है, क्योंकि उसमें कम इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने चैप्टर को थोड़ा चेंज कर दिया है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट्स में जाकर के जरूर से जरूर कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मैं पहले कवर करूंगा। ठीक है, अभी मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो में इसको हम काफी डिटेल से कवर करेंगे, और इसके बेसिस पे जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अदिश और सदिश राशियां होती क्या हैं। ठीक है, देखो, अदिश और सदिश राशियां जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा उससे हटकर है ये, उसके अलग से आपको कुछ नई चीजें यहां पर सीखने के लिए मिलेंगी जो इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती हैं। छोटा सा लॉजिक आपके सिलेबस में है, वही आपको सीखना है। देखो बच्चों, जो भौतिक राशियां होती हैं, आराम से समझते चलना, इंग्लिश में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताते हैं, ध्यान से देखा करिए। भौतिक राशियां बच्चों जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, आराम से समझेंगे, सब समझ में आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं बच्चों, उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। ध्यान समझते चलना। एक पहली कैटेगरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, और जिसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दूसरी राशि जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलेंगे? सदिश राशि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं, या वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अब आपने इसको बार बार पढ़ा होगा कि अदिश राशियां अर्थात वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अदिश राशियां कहते हैं। लेकिन हम कंप्लीट फील आपको दिलवाने वाले हैं कि कैसे इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कैसे इसमें केवल परिमाण होता है, और डायरेक्शन किस तरीके से नहीं होता, हम आपको बताते हैं। परिमाण का मतलब क्या है और डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखिए क्लियर कर रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे आप कहते हो कि मेरा द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, मैं 80 किलो का हूं, ठीक है, तो अब आप कहोगे हम 80 किलो के हैं, तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया किस डायरेक्शन में आप 80 किलो के हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप जो है किसी डॉक्टर के पास जाते हो अपना इलाज कराने, वो आपसे कहता है कि भैया मॉर्निंग वॉक किया करिए। सर कितना मॉर्निंग वॉक किया करें? तो आप कहोगे, वो कहेंगे सर आप 5 किलोमीटर डेली जो है मॉर्निंग वॉक किया करिए। ध्यान दीजिए, आपसे कहेंगे डेली जो है आप कितना 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक किया करिए, तो आप उनकी बात सुन लेंगे या उनसे कहेंगे कि सर किस डायरेक्शन में हम मॉर्निंग वॉक करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये हमारी जो दूरी है, इसमें जो 5 आपके सामने दिख रहा है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। और जब बच्चों कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसीलिए इसको हम कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ये सब कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। तो सिंपल सा, इनके पास बच्चों क्या होता है? परिमाण होता है ना। वे राशियां जिनके पास परिमाण होता है लेकिन उनकी दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम कौन सी राशियां बोलते हैं भैया? अदिश राशियां बोलती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, ध्यान देना, विद्युत धारा बच्चों इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, मतलब इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। ध्यान देना,
इसमें बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस इसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन उसके बाद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, अपवाद है। क्यों है सर? क्योंकि ये चतुर्भुज और त्रिभुज के नियमों का पालन नहीं करता है। वो क्या है अभी आगे चल के आपको हम समझा रहे हैं, बातें समझ में आ रही होंगी। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें हम अदिश राशियां कहेंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। एक अपवाद भी बताया कि विद्युत धारा बार बार पूछता है, और हमारे माइंड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़े रहते हैं हमारे माइंड में आता है कि भाई करंट में तो डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है, निगेटिव से ना, उसमें डायरेक्शन होता है। जब उसमें डायरेक्शन होता है तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। बट याद रखिएगा बच्चों, विद्युत धारा जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए अब हम आपसे डिस्कस करते हैं बच्चों सदिश राशियों के बारे में, वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहली बात तो डेफिनेशन कवर करते हैं। वे राशियां जिनके पास बच्चों क्या क्या होता है, परिमाण होगा और प्लस क्या होगी, दिशा होगी। परिमाण होगी और दिशा होगी। परिमाण का मतलब सर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वे राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा और प्लस उनका डायरेक्शन भी होगा, वह क्या हो जाएगा भैया, सदिश राशि होगी। सर एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल सबसे सस्ता एग्जाम्पल आप लोग विस्थापन, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो भैया, वेग लिख सकते हो। वेग माने क्या होता है, वेलासिटी होता है। वेलासिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या लिख सकते हो भाई, त्वरण लिख सकते हो। त्वरण को क्या कहते हो आप, एक्सीलरेशन कहते हो। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बातें समझ में आ गई आप लोगों को? आइए अब हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं कि कैसे विस्थापन में डायरेक्शन भी होता है। ये प्रूफ करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि कैसे हम ये जाने भैया कि हम तो बता दिए, चलो हमने बोल दिया कि सर विस्थापन जो है, विस्थापन मीन्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें दिखाना चाहिए ना कि सर इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस क्या होगा सर, डायरेक्शन भी होगा। सर दोनों दिखाइए। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों दिखते हैं तब तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं तो नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सपोज करो बच्चों आप एक स्थान पर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। आगे चल के यहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई अस्पताल है, ठीक है, एक कोई अस्पताल है। और यहाँ से और यहीं जहाँ आप खड़े हैं यहीं से एक गली इस तरीके से निकली है 5 ही किलोमीटर पर। यहाँ पर सपोज करिए आपकी कोचिंग सेंटर है, आपका क्या है, कोचिंग सेंटर है, जहां आप पढ़ने जाना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। आप यहां पर चौराहे पर खड़े हैं और उस कोचिंग में आप पहली बार जानना चाहते हैं जहां आपको पढ़ना है। अब आपको लेट हो रहा है, आपको बताया गया कि भाई आपकी क्लास जो है 9 AM पर है। जान लीजिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन की ही क्लास चल रही है, ऑफलाइन के लिए आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप खड़े हैं और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से पूछते हैं कि हमें भाई इस कोचिंग में जाना है, तो बताइए यहाँ से कितना दूर है। वो आपसे बोलेगा कि भैया बस आप पहुँच गए हो। 5 किलोमीटर लिख करके इसको 5 मीटर लिखें, ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। 5 मीटर केवल लिखते हैं। कितना मीटर भैया, 5 मीटर, ठीक है। या 5 मीटर ना करके 100 मीटर कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा, 100 मीटर कर दें। तो आप यहाँ पर खड़े होकर के किसी पर्सन से पूछते हो तो कि भैया यहाँ से कोचिंग कितनी दूर है, तो आपसे कहेगा 100 मीटर। आपने उसकी पूरी बात सुनी नहीं और दौड़ना स्टार्ट कर दिए और दौड़ते दौड़ते आप पहुँच गए कहाँ, अस्पताल पहुँच गए, क्योंकि आपने पूरी बात उसकी सुनी ही नहीं। वो बोलने वाला था भैया बाएं से घूम जाना, लेफ्ट होकर के तब 100 मीटर चले जाना, तब तो आप कोचिंग में पहुंच जाते, लेकिन आपने उसकी पूरी बात सुनी नहीं, क्योंकि आपको वहां से डिस्प्लेस्ड तो होना था। आप 100 मीटर डिस्प्लेस्ड तो हुए, बट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुए जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेस्ड होना चाहिए था। तो अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड नहीं हुए तो उसका कारण क्या आया आपके सामने, उसका रिजल्ट क्या आया कि आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए, जहां पर आपको पहुंचना था वहां पर हम नहीं पहुंचे। तो देखिए यहां पर डायरेक्शन के अभाव में हम क्या सही चीज को मेजरमेंट कर पाए, सही स्थान पर पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत थी, तब हम पर्टिकुलर जहां हमें पहुंचना था वहां पर हम पहुंच जाते। तो इस बात से बच्चों क्लियर हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है
उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन के अभाव में दिक्कत होगी, उसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है नहीं वैसे, चलिए छोड़िए। तो अभी आप समझ गए होंगे बच्चों की विस्थापन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि होती है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कंप्लीट तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सदिश के कुछ मुख्य प्रकार या सदिश का निरूपण, जो वेक्टर्स होते हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आइए सदिशों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा बच्चों सदिशों का निरूपण। ध्यान देना, सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, हमारे पास इसको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट द्वारा दिखाया जाता है, दिष्ट रेखाखंड द्वारा दिखाया जाता है, ऐसे एरो बना करके। अगर वेक्टर का नाम ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो इसको हम लोग वेक्टर ए बी इस तरीके से पढ़ते हैं और लिखते हैं। शार्ट में इसको वेक्टर ए लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें, ये इसका एंड पॉइंट होता है, ये इसका शीर्ष पॉइंट होता है। ये इसकी जो लेंथ दिख रही है बच्चों, ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाती है। किसको दिखाती है, मैग्नीट्यूड को दिखाती है। बस इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को इसको दिखाएगी। और इसके मैग्नीट्यूड को जो है बच्चों ऐसे मॉड ऑफ ए बी से दिखाया जाता है, या इसको हम मॉड ऑफ ए से भी दिखा सकते हैं। बातें समझ में आ गई हैं। सदिशों का निरूपण कैसे होता है, वेक्टर्स को हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिष्ट रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक आपको रे टाइप की दिखेगी और इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगी, और जो एरो बना हुआ है बच्चों ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। बातें समझ में आ रही हैं। अभी हमारे पास वेक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं। जैसे एक वेक्टर है बच्चों एकक सदिश, एकक सदिश, बहुत इससे क्वेश्चन आता भी दिखाएंगे आपको। एकक सदिश जिसको बोलते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। तो कहते हैं ऐसा सदिश जिसका मापांक एक हो, जिसका मापांक एक हो बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। अच्छा, कोई सदिश है मान लो हमारा ए बी, और उसका हमें एकांक निकालना है, तो हम उस वेक्टर ए बी को उसके मापांक से बच्चों क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें ए बी कैप मिल जाता है। ए बी कैप का मतलब ए बी का एकांक सदिश। किसी भी दिए गए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए उस सदिश को उसके मापांक से हम भाग दे देते हैं। सदिश किस रूप का होता है बच्चों, ऐसे होता है 2i कैप ना प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से वेक्टर होता है। इसे वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है। इसका मापांक निकालना है तो इसे मॉड ऑफ ए लिख करके यहाँ पर लिखा जाता है 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। यही हल कर लेते हैं तो हमें इस दिए गए सदिश का क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, इस दिए गए सदिश का हमें मापांक प्राप्त हो जाता है, और इसी मापांक से इस सदिश को उठा करके भाग देते हैं, इसी को भाग देते हैं। मान लीजिए इसको हल करने पर कितना आएगा, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 13, 13 और 16 ना, 13 धन 16 मतलब कितना हो गया बच्चों, 29 हो गया क्या। चलो 29 मान लीजिए। तो अब अगर मान लो आपको ए कैप निकालना है, माने इसका एकांक सदिश, तो इसको उठा करके इसी √29 से भाग दे दोगे तो 2/√29 हो जाएगा आई कैप, ठीक है, और प्लस 3/√29 जे कैप, ऐसे ही प्लस 4/√29 के कैप लिख देंगे। ये इसका एकांक सदिश यहाँ से मिल जाता है। तो एकांक सदिश समझ में आ गया आपको। सबसे ज़्यादा जरूरी है एकांक सदिश को ज्ञात करना, कैसे उसको हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ऐसे ए बी कैप से दिखाएंगे, वेक्टर ए बी अपान मॉड ऑफ ए बी, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी से इसको भाग दे देंगे तो हमें क्या होगा, मापांक उसका जो है मापांक से भाग देने पर हमें उसका एकांक सदिश वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बच्चों एक आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब होता है ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो, उसको हम शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश को हमेशा ए वेक्टर ए, वेक्टर बी बी, वेक्टर सी सी, वेक्टर डी डी, इन सबसे वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। बातें समझ में आ रही हैं। तो बच्चों पे वीडियो को पास करके इन छोटी चीज़ों को जो आपको इसमें काम लायक लग रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं कि दो सदिशों को हम कैसे जोड़ते हैं, उनके योग के नियम क्या होते हैं और समांतर चतुर्भुज के नियम क्या होते हैं। देन कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। आराम से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट डाउन। जो हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सदिशों का योग। तो सदिशों के योग को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर त्रिभुज नियम का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का नियम
या लॉ ऑफ ट्रायंगल इसको हम लोग बोल सकते हैं। त्रिभुज के नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या होता है ध्यान समझो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई वेक्टर ए दिया है और यहाँ कोई वेक्टर बी बच्चों दिया गया है और हमें इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो होता क्या है, यहाँ पर ऐसे हम वेक्टर ए को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर ए का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर ला करके ऐसे हम वेक्टर बी को बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इस लाइन को ला करके मिला देते हैं, यही जो लाइन आपको प्राप्त हो रही, मान लो इसको हमने ए बी से दिखा दिया, इसको हमने बी सी से दिखा दिया, तो ये जो हमारा ए सी दिख रहा है ये वेक्टर ए सी बच्चों इक्वल हो जाता है वेक्टर ए बी के प्लस वेक्टर बी सी के। तो वेक्टर ए सी जो होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल हो जाता है और यही जो ए सी भुजा आपको दिख रही है त्रिभुज की, ये हमारे जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग को यहाँ पर बच्चों क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। देखो योग के नियम में बहुत सिंपल सा समझना है कि आपको यहाँ पर पहुँचना था पॉइंट सी पर, तो आप ऐसे डायरेक्ट पहुँच गए या ऐसे घूम के पहुँचे, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। जैसे मान लो कहीं पर आपको ऐसे दिया गया होगा, ठीक है, ऐसे दिया होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे दिया गया होगा, नहीं उल्टा दे दिया हमने, इधर से दिया गया होगा तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। वैसे आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये क्लास 12th की मैथ्स का सिलेबस है, वेक्टर काफ़ी डिटेल में वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो अभी त्रिभुज के नियम में बस आपको इतना समझना है, अगर छोटा क्वेश्चन से पूछा जाता है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगला है बच्चों समांतर चतुर्भुज का नियम, ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो बच्चों इसमें होता क्या है, कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से हम बना लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास ए बी सी और डी है, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर जो है किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, मतलब जो दूसरे से लगी हुई हों, अगर वो दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी को दिखाती हैं तो ये जो ए सी होता है ये इनके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और इस ए सी मीन्स आर को फाइंड करने का फार्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। जहां पर थीटा क्या है भैया, इन वेक्टर ए और बी के बीच में बनने वाला कोण है। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोण बन रहा था उसके आधार पर जो आर होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। इस नियम पर आधारित कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों किसी सदिश के घटक। सदिश के घटक का क्या मतलब है, जैसे मान लो बच्चों हमने यहाँ पर एक सदिश ए बना लिया वेक्टर ए, तो इसके दो घटक हो गए, एक इधर की तरफ होगा, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, एक बच्चों इधर की तरफ होगा जो होगा ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, तो मान लीजिए यहाँ से कुछ कोण बना रहा है थीटा, तो हम लोग एक क्षैतिज घटक जो होगा उसको बोलेंगे वेक्टर ए cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा वेक्टर ए साइन थीटा, ठीक है। मतलब जो कोण बनेगा उसके साथ हम साइन थीटा और कॉस थीटा लगा देंगे। कॉस थीटा लगाएंगे तो क्षैतिज घटक मिलता है और साइन थीटा लगाएंगे तो कौन सा घटक मिलता है, ऊर्ध्वाधर घटक मिलता है। इसको किसी सदिश के घटक कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक कौन होगा, वेक्टर ए cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक कौन होगा, वेक्टर ए साइन थीटा। बातें समझ में आ गई। तो सारे के सारे कंसेप्ट आपके सामने हमने क्लियर कर दिए हैं। आपके सिलेबस में वेक्टर के बारे में बस इतना ही दिया गया, इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इन सारे कंसेप्ट के बेसिस पे आपको हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दें जिससे आपको विश्वास हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट। आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको हम बताएं कि जिन क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करने चल रहे हैं ये क्वेश्चन कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। दो समान वेक्टर आपको दिए गए हैं, मींस अगर मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक बराबर है। चलो इसको हम ए के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। दोनों समान सदिश हैं माने उनके मापांक बराबर होंगे। उनका जो परिणामी है वो r इक्वल टू बच्चों 0 कह रहा है, तो आपको फार्मूला पता है r इज इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने समझाया आपको, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना प्लस 2ab cos थीटा बच्चों यहाँ पर होता है, अभी मैंने आपको सिखाया।
आर की वैल्यू इसने कितना दिया, 0 दिया। अब यहाँ बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर भी हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह पे ए लिख दो और कॉस थीटा लिखे रहो। बातें समझ में आ रही हैं? आराम से दोनों पक्षों का वर्ग करो, यहाँ पर 0 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ कितना मिलेगा आपको, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हमें थीटा, यही कॉस थीटा का मान चाहिए, इधर लेकर के चले आइए बच्चों। माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 2a स्क्वायर। देन कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों आपको -1 मिल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि थीटा बराबर 180 अंश पर कास का मान -1 होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है तो पूछे जाने के चांसेस हैं। स्टार हैश बना करके इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है निम्न में से सदिश राशि है। धारा है नहीं, भी मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र ही है सदिश राशि, बाकी दूरी भी अदिश राशि है और आयतन भी कौन से राशि है, अदिश राशि है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है निम्न में कौन अदिश राशि है। निम्न में कौन अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है ये आपको बताना है। बल नहीं, वेक्टर है, वेग वेक्टर है, विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन बची हमारे पास, आयतन। आयतन जो होगा वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो सदिशों का परिमाण की अधिकतम होगा, मतलब दो सदिशों का परिमाण की जो वैल्यू होगी वो अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण कितना हो। देखो बच्चों, परिमाणी निकालने का आपको सूत्र बताया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों तो फिक्स रहेंगे, इनके बीच का जो कोण है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो देखो बच्चों, जब कॉस थीटा का मान, ध्यान दो, कॉस थीटा का मान जब मैक्सिमम होगा तो अपने आप आर का मान मैक्सिमम हो जाएगा। आपको पता है कि कॉस थीटा, जो कॉस थीटा है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 हो सकती है, +1 हो सकती है। और जब +1 होगा तो इस r का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर r इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा केवल, और वो रूट के बाहर होकर के a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ऐसे लग जाएगा तो रूट के बाहर आकर के ये केवल a प्लस बी बचेगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो इसका मतलब ये है हमारा कि कॉस थीटा की वैल्यू जहाँ पर 1 होगी वहीं पर r का मान मैक्सिमम होगा। तो कॉस थीटा का मान 1 कहाँ होता है सर, 0 डिग्री पर, 0 अंश पर कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 0 डिग्री होगा। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो उन परिणामी के बीच का जो कोण है जब 0 डिग्री होगा तो उनका परिणामी क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से 2 लॉजिकल क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन यहाँ पर इजी थे, बट आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये चैप्टर कंप्लीटली अब आप लोग आराम से तैयार कर लेंगे। और बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप कमेंट्स में जाकर के जरूर बताया करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी डिस्कस करिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और नई नई प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।